तो इस सेशन का नाम है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी नंबर्स नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी की ऐसी तस्वीर है जो भरोसेमंद है, जो तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है और रोज़गार और सोशल जस्टिस पर भी एम्फसिस दे रही है। डॉक्टर शमिका रवि, आप प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर हैं और सुमिता दावरा मैम फॉर्मर लेबर सेक्रेटरी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आज तक के इस मंच पर आपका स्वागत है। डॉक्टर शमिका रवि, पहला सवाल आपसे, अर्थव्यवस्था की तस्वीर आप कैसे देखती हैं? कितनी बुलंद है हम? देखिए, अर्थव्यवस्था को दो नज़रिए से देखा जाता है। एक है जो ब्रॉड, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, जीडीपी नंबर हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, डेफिसिट हुआ, उन ब्रॉड नंबर्स पे देखिए, देन देयर इज़ ग्रेट रीज़न टू रिजॉइस, बिकॉज इतने अनसर्टन ग्लोबल क्लाइमेट में इतना मेजर इकोनॉमी is continuing to be the fastest growing while आपका inflation is now record low, your fiscal deficit, you bringing in more and more discipline, ये सब अच्छी चीज़ें हैं हमारे। That's a good way to look at the larger macro. दूसरा नज़रिया होता है वो ज़मीनी तरीके से देखा जाता है, which is the micro, which means quality of life, city life, agriculture, labor markets। उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे नए नए लॉज, नए पॉलिसीज़, बहुत बदलाव आ रहे हैं। तो ये जो माइक्रो लेंस होता है, इसके थ्रू हम ये समझते हैं कि हमारा मैक्रो इतना स्टेबल और पॉजिटिव क्यों दिख रहा है। तो ये दोनों तरीके से अगर देखा जाए तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट that we are gradually reclaiming our economic position in the world. Why do you say reclaiming? Well, reclaiming because the potential, और ये तो अब हम लोगों ने बहुत सालों से सुना हुआ है कि इंडियाज़ ग्रोथ पोटेंशियल एक इकोनॉमी में होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, कि आप कितना ग्रो कर सकते हैं गिवन योर रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली मैन पावर। नेशंस आर बिल्ट बाय पीपल एंड गिवन इंडियाज़ लेबर, गिवन इंडियाज़ पॉपुलेशन एंड पोटेंशियल, यंग पॉपुलेशन, हमारा पॉसिबिलिटी बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। ऑल आवर एफर्ट नाउ इज़ कि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं। एंड वाइल वी आर ग्रोइंग एट क्लोज टू 8, आवर पोटेंशियल इज़ टू ग्रो इवन फर्दर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट देयर इज़ ग्रेट डिग्री ऑफ optimism for why we should continue to work hard to bring those potential to fruit. सुमिता जी, सवाल ये है कि रोज़गार की चर्चा होगी और अभी जो लेबर कोड आया है नया, उस पर चर्चा होती है, तो ये भी कहा जाता है कि वो एम्प्लॉयर फ्रेंडली है या एम्प्लॉई फ्रेंडली। आप उसको कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लेबर कोड का जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ और एक निर्णय लिया गया, वो बहुत ही बड़ा निर्णय है और देश के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे लेबर कोड अनफोल्ड होगा, वो हमारे देश के लिए कितना लाभ लेकर आएगा, लेबर के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसमें जब आपका प्रश्न आता है कि ये लेबर के हित में है कि एम्प्लॉयर के हित में है, तो मैं कहूँगी कि इसमें हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखते। इसमें लेबर कोड के आने से, ये रिफॉर्म आने से लेबर का वेलफेयर और एम्प्लॉयर के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं और इससे भी बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा है कि देश की आर्थिक परिस्थिति आगे बढ़े। और वो कैसे, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो मिनिमम वेजेस है वो एक स्टैट्यूटरी राइट बन गया है पहली बार। अभी तक सिर्फ 44 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में, सेंटर की शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में और स्टेट के शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स में था,
लेकिन अब सभी सेक्टर्स में मिनिमम वेजेस पेमेंट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, वैसे ही टाइमली वेजेस पेमेंट, फिर फ्लोर वेजेस आ गए हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर ऑल लेबर, ऑल वर्कफोर्स इन ऑल सेक्टर्स। ये बहुत बड़ा एक लेबर कोड से रिफॉर्म आया है। और वैसे ही अगर हम देखें विमेन वर्किंग एट नाइट, ये भी एक बहुत प्रोग्रेसिव रिफॉर्म। हमने देखा कि जिन जिन स्टेट्स में औरतों को रात को काम करने का मौका दिया गया, उन स्टेट्स में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, प्रोडक्शन तो बढ़ी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। तो इस तरह से जो लेबर के लिए रिफॉर्म्स हुए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, वर्किंग कंडीशंस के लिए, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव हैं। साथ ही एम्प्लॉयर के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस बर्डन का रिडक्शन, वैसे ही ईज़ ऑफ स्केलिंग अप ऑपरेशंस, स्केलिंग डाउन ऑपरेशंस। अब दुनिया बहुत बदल रही है टेक्नोलॉजी से, एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग है, ऑटोमेशन है, और नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं। तो हमें बिज़नेस को भी एक मौका देना चाहिए, एक ऐसा वातावरण देना चाहिए कि वो भी स्केल अप स्केल डाउन। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आई है जिससे समझते हैं कि नौकरियां और भी बढ़ेंगी, उनको बढ़ावा मिलेगा। तो वेरी ब्रीफली ये समरी पिक्चर एक आती है जिसमें लेबर के लिए और एम्प्लॉयर के लिए, दोनों के लिए ही ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। चलिए मैं एक तस्वीर दिखाऊंगी, ये ग्राफिक्स है ऑफ डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट में, जहाँ पर कंटिन्यूअस उतार चढ़ाव आता रहा है। शमिका जी, इतना बड़ा फॉल बोला जा रहा है, 90 रुपीज़ फॉर $1। अगर इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी है तो ये इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट दिख रहा है। मारिया, सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि जो एक्सचेंज रेट जो होता है ना, रुपी का वैल्यू vis-a-vis डॉलर, या यू शुड नॉट कंफ्यूज दैट विद द हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी. That is telling you the exchange. What is happening right now is fantastic for exporters. I think we have a very narrow way of looking at a बहुत simplistic economy. Unfortunately, इतना simple एक equation नहीं होता है. अब जैसे सुमिता जी mentioned the minimum wage. Minimum wage, let me tell you, early 1960s में Mahalanobis ने warn किया था पंडित नेहरू को कि आप मिनिमम वेज लेजिस्लेशन लाना तो चाह रहे हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. जापान हैज़ हैड 100 years of economic growth. Then they brought in these legislation which are progressive legislations. आप शुरुआत में ही आपको ऐसे कॉस्टली पॉलिसीज चाहिए बिकॉज दे साउंड राइट, बट यू कांट अफोर्ड इट एज अ नेशन. It's very important to understand that economy is far more complex than ये जो simple narratives होते हैं. And what we have now done is because the economy is ready. So everything that Sumita ji explained, now you can do these things. Now we can, because UPI is possible. Your economy is gradually anyway moving towards more formal structures. You can contract the labor. Many things, many payments are now, it's not cash anymore, right? So your economy के जो basic structure है, it has already moved towards what is amenable for a faster formal growth. Now, why does the formal part of it matter? Because you want to be able to access credit, you want to be able to avail the kind of benefits, certain matching benefits from state, etc. These things are possible only because now we have the resources and the underlying infrastructure which can make it possible. So, हर चीज़ का एक समय होता है. तो आप बोलती हैं कि ये जो गिरावट है उसको नहीं देखना चाहिए. बिल्कुल. Don't confuse this with strength of Indian economy. This, what is happening right now, is very good for our exporters. And the real value, meaning what should be, that is determined based on the surpluses and the trade relations we have with the rest of the world, particularly markets where we are exporting from. Now, one other thing, Maria, जो कि शायद लोग confuse कर जाते हैं, कि इंडिया में जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, GDP का almost 70% है. In China, the domestic market is only 30% of the GDP. So global जब turmoil होता है,
It affects an economy which is like China, South Korea, Japan, etc., because for them, external markets are far more important. In India, it's not. So therefore, whether it is the tariff war, whether it is talk of de-dollarization because, through BRICS, etc., a lot of these pressures we are able to withstand simply because our domestic market is almost like a strategic factor right now. We can withstand a lot of these pressures because your domestic market is going from strength to strength. तो इसी लॉजिक पे अगर हम सुमिता द्वारा जी आपसे सवाल ये पूछेंगे कि क्योंकि अभी ट्रेड टॉक्स की बात हो रही है, इंडिया पर 50% पेनल्टी टैरिफ लगा हुआ है, बाकी सब देशों में 25% बहुत सारे देशों में है, लेकिन यहाँ पर रशियन ऑयल की वजह से एडिशनल 25% है. सो 50% Don't legitimize, it's not Russian oil and you know that. Yes, absolutely. I mean, it's one man's Yes. whims and fancy. Yes. So उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर रुपी डॉलर का कन्वर्जन रेट पर इम्पैक्ट हो रहा है, क्या उसकी वजह से हो रहा है? देखिए, मैं इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़ी हूँ, लेकिन ये प्रश्न का एकदम से एज एन इकोनॉमिस्ट उत्तर नहीं दे पाऊँगी. लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहना चाहूँगी. अभी जैसे शमिका जी ने कहा कि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड एक हमारी स्ट्रेंथ है, और अभी दुनिया में जो हो रहा है, यूएस के जो हमारे ऊपर हाई टैरिफ्स हैं, और यूएस हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे पेट्रोलियम के गुड्स, हमारा फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, मैकेनिकल गुड्स, काफ़ी हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है यूएस मार्केट में. और इसमें कई लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स है, एपरल है, जेम्स एंड ज्वेलरी लेबर इंटेंसिव है. तो ये टैरिफ लगने से प्रभाव लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर ज़रूर पड़ता है. लेकिन साथ ही में हमने देखा कि भारत में एक रिफॉर्म हुआ जीएसटी रैशनलाइजेशन का, जिससे डोमेस्टिक डिमांड को स्टिमुलेट किया गया, और वैसे ही एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी साथ ही आया और अपने एफटीएस पे काम और भी तेज़ी से बढ़ा, ताकि हम डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, चाहे वो ईयू हो या जीसीसी गल्फ कंट्रीज़ की मार्केट हो, मिडल ईस्ट हो. तो इस तरह से और भी बहुत लीवर्स ऑफ ग्रोथ पर काम हुआ, मोमेंटम मिला इकोनॉमी को, जिसका प्रभाव ये पड़ा कि आज हमारा Q2 का ग्रोथ रेट 8% से ज़्यादा 6 क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट आया, जबकि इतना डिफ़िकल्ट टाइम हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पर. और साथ में हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट को आरबीआई गवर्नर ने कहा कि ये एक रेयर गोल्डीलॉक्स पीरियड है, जिसका मतलब उन्होंने समझाया, रेयर गोल्डीलॉक्स पीरियड मतलब हाई ग्रोथ रेट एंड लो इन्फ्लेशन. मतलब जो इंडिया में इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसकी ग्रोथ के लिए ये आइडियल टाइम है. और फॉरेन इन्वेस्टर्स देश में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. हमारा ग्रॉस एफडीआई पिछले साल से ज़्यादा है, और नेट एफडीआई भी पिछले साल से ज़्यादा है, और इस पर बहुत काम चल रहा है. जैसे आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया रिफॉर्म एक्सप्रेस मोड में अब है, तो और भी रिफॉर्म्स होंगे, जिससे ये जो भी आप कह रहे हैं डॉलर का अगर कुछ प्रभाव है, या हमारे इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर पर कुछ प्रभाव है, उसको कैसे काउंटर किया जाए. लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो वीज़ा का इशू या यूएस मार्केट में हमारे लोगों के जाने पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें एक्चुअली एक पॉजिटिव चीज़ हम अपने देश में देख सकते हैं कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, विच आर बेसिकली ऑफ शोरिंग ऑफ सर्विसेज बाय एमएनसीज, उसकी ग्रोथ ऑलरेडी इंडिया इसमें ग्लोबल हब है, तो उसकी हम और भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो हर चीज़ का प्रभाव एक होलिस्टिक वे में देखना पड़ता है. हाँ, तो इसी का जवाब शमिका जी आप दीजिए कि एक ऑप्टिमिज्म था गवर्नमेंट में कि शायद जो ट्रेड टॉक्स है यूएस के साथ वो नवंबर एंड तक मटीरियलाइज कर जाएगा और इंडिया विल हैव अ ट्रेड डील विद यूनाइटेड स्टेट्स. दिसंबर चल रहा है,
तो क्या कोई और एरियाज हैं जहाँ पे कंसर्न है बिसाइड्स एग्रीकल्चर? First of all, it's important to understand, US is a very important market for us. That's number one. So we can't just wish it away. The second is, और ये थोड़ा अजीब situation हो गया हमारे यहाँ, where we have normalized the fact that what used to be called earlier bending the rule of law. Like imagine if an African country has a despotic leader who's sending family members go and cut deals and, you know, buy my crypto. You would have heard the IMF come out with statements. We would have talked about what it indicates. But you see, this is the creditor world where while we have to worry about data quality and for good reasons, and we are anyway, without IMF talking about it, we have been working for last 3 years, we are improving our systems regardless. But the point being that, you know, navigating an uncertain world where there are wars happening, not just trade wars, actual war, but you also have leader who is transactional is a nice way to basically say that rule of law, the way we understood it, doesn't hold anymore. So November kya, we'll try to take it till where it allows us, but there are certain non-negotiables for us. वो हम नहीं कर सकते, because opening certain sector is very fundamentally linked with livelihoods. Right? Agriculture is one of them. Agriculture is a strategic sector for us. We have attained food security, but now we are also aiming for nutritional security. In fact, if you look at what has happened in India in the last 12 years, not only have we brought out 302 million people out of poverty, even the poorest segment of our society, the poorest, is consuming less of rice and wheat. They are eating more milk, milk products, they are eating more fresh fruits. There is a great degree of movement towards nutritional security, largely, almost entirely on the back of domestic production. So please understand that trade deals are important because they open market opportunities, but livelihoods are fundamental too. And we cannot wish away in the theoretical argument that by free trade should be good for everyone. It's not good for everyone, right? So when you're negotiating with large complex economies such as the US, they also have a multiple objective function. We also have a very large multiple objective. लेकिन अगर ये इस बार का जो डेटा आया है उसमें इंडिकेशन है कि टैरिफ्स के वजह से भी भारत की इकोनॉमी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना इनिशियल फियर था. तो क्या उसका इंडिकेशन ये माना जाए कि न्यूअर मार्केट्स यूरोप या कहीं और वो एक्सप्लोर कर लिया गया है? इज़ इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर परहैप्स अंडरस्टैंडिंग दैट बिजनेस minus America is also possible? No, no. America continues to remain a very important market for us. So which is why we are continuing to work towards, we want that trade deal. But we have also finalized trade deals, comprehensive trade deals with Australia, with the UK. We are working on one with Europe, right? So what that is happening. If you just look at the trade vis-a-vis the rest of the world, if you look at Latin America, Africa, those areas also our trade has deepened. It has gone into multiple sectors now and the volume has also increased. So those trade relations are happening, Maria. The reason tariffs have not affected us that much. And again, one small thing to understand. If you look at global trade alert data, तो पिछले 10 सालों में, if you look at the biggest 10 economies of the world, the US has brought in close to 9,700 trade protectionist policies. China has brought in close to 7,500. You know how many India brought in? 1,900. So we are not protectionist. Nothing compared to what the US and the Chinese are. But the nature of their protection is different. We have traditionally relied on tariffs. These countries rely on export subsidies. Okay? They are giving, there's a lot of money being pumped into general subsidies and export specific subsidies. But they are trade distortions. They are distorting trade because then, you know, the government is funding a lot of what they're calling industrial policy. The CHIP Act, all of that is government putting money into getting several of these manufacturing industries jobs back. So
It's not narratives. Don't, these are not simple things to negotiate. There are layers and layers. All I'm saying is the reason we remain unaffected relatively is because our domestic market is the bulwark on which India really grows. एक सेंस था सुमिता जी कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली चाइना के संदर्भ में ये बात चलने लगी कि जो कंपनीज चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर चुके थे वो अब इंडिया की तरफ देखेंगे। लेकिन चाइना में जो लैंग्वेज का डिसएडवांटेज था उन लोगों ने वो भी डिस्टेंस अब कवर कर लिया है। दे आर इंश्योरिंग दैट दे ओपन अप टू इंग्लिश just as India has been doing it for several decades now. That's my question now. कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में अभी भी वो जो लीप ऑफ फेथ माना जाता था कि दैट इंडिया विल बी दैट गो टू कंट्री, वो क्यों नहीं दिख रहा? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इसमें मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगी। एक तो इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग सर्विस इकोनॉमी है और दुनिया में टॉप फ्यू इकोनॉमीज सर्विस इकोनॉमीज़ में हम माने जाते हैं। हमारी सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स सरप्लस में है कंपेयर टू मर्चेंडाइज ट्रेड। तो एक तो ये चीज़ है और उसमें बहुत एवोल्यूशन हुई है सर्विस सेक्टर में, पर क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्रश्न है मैं उसी पर रहूँगी। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम देखें नई नई स्कीम्स आई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई, जिससे गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोकल नेशनल मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियंस को सपोर्ट करेंगे कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, 14 स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, और इसमें कुछ सेक्टर्स ने अच्छा रिजल्ट भी दिखाया है। पिछले पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, फूड प्रोसेसिंग, इस तरह से कई सेक्टर्स में हमने अच्छा रिजल्ट देखा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का, जिससे मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिवाइज हुई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिवाइज हुई। लेकिन जो हम चाहते थे, जैसे आप कह रहे हैं कि चाइना जैसा हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड क्यों नहीं बने अभी तक, उसमें कई चीज़ें थी और उसमें जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा जन विश्वास बिल, और अब जन विश्वास बिल 2 में और भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। अब जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता, हमारी कंप्लायंसेस होती हैं, बर्डनसम होती हैं, हम बिज़नेस को बड़ा नहीं होने देते, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ग्रो नहीं कर सकती। इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जन विश्वास बिल और रिडक्शन ऑफ कंप्लायंसेस, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अननेसेसरी वेयर देयर इज़ अ सिविल ऑफेंस, वहाँ हम क्रिमिनल पेनल्टीज़ लगा रहे हैं। इस तरह से सरकार ने रेगुलेटरी कोलेस्ट्रोल को कम करा है और उस वजह से हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेशली PLI सेक्टर्स में हम बढ़ावा देखते हैं। और एक बहुत बड़ा इसका कारण ये भी था कि हमारी लेबर रेगुलेशंस, कहा जाता है, कई स्टडीज़ दिखाती हैं कि 40% से ज़्यादा कंप्लायंसेस सिर्फ लेबर रिलेटेड है, और 21 नवंबर 2025 को अब वो भी लेबर कोड ने जो अनाउंसमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट हिस्टोरिक। इससे हम देखेंगे कि जो हमारी इंडस्ट्री छोटी रहती थी, MSME तक ही सीमित रहती थी ज़्यादातर, उसको हम देखेंगे कि वो अब स्केल अप होगी, क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिली है लेबर लॉज से और कंप्लायंस बर्डन कम हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि ये कारण है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग उतनी टेक ऑफ नहीं करी। लेकिन अब आप देखेंगे जिस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी अट्रैक्ट हो रही हैं, एक स्टेबल स्थिर वातावरण है हमारी इकोनॉमी में, और हमारे FTAs भी हो रहे हैं, तो बहुत से अट्रैक्टिव फैक्टर्स हैं जिससे FDA और सप्लाई चेन्स और भी इंटीग्रेट होंगी मैन्युफैक्चरिंग में। अब 10 मिनट का समय हमारे पास शमिका जी, तो मेरा सवाल ये होगा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो टारगेट है 2047 तक, ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। कल सत्या नडेला से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, उस तरह के बिगेस्ट जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है उनसे वो डायरेक्टली इंगेज करते रहते हैं। तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मैसेज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्टली प्रधानमंत्री के कार्यालय से आ रहा है।
तो 2047 में ये जो टारगेट है वो कैसे अचीव होगा, एंड उसके लिए क्या और पॉलिसी इंटरवेंशंस दिखेंगे, क्योंकि 1 महीने में बजट आने वाला है। मारिया, बजट हर साल आता है, एंड बजट इज नॉट द ओनली टाइम व्हेन वी डू रिफॉर्म्स, बाय द वे। प्लीज नोट, इट्स अ वेरी लार्ज इकोनॉमी एंड योर स्टेट्स आर वेरी पावरफुल टू। सो अब लेबर लॉज भी अब रिफॉर्म हो गए हैं, नोटिफाई हो गए हैं। नाउ व्हाट वी विल सी इज दैट द स्टेट्स विच इम्प्लीमेंट दिस विद फुल कमिटमेंट, दे आर गोइंग टू बेनिफिट मच मोर। और ये हिस्टोरिकल डेटा से भी यही देखा गया है कि जब भी वी एंटर a trade agreement or some trade liberal policy, something new, it's those states jahan pe reforms laye gaye hain, particularly the labor, they are able to benefit much more. So Delhi has a role, but a lot of action also happens in the states. That is number one. Now in terms of what is going to drive us there, I think of course it's a collective effort. One is we are a young nation. We are a nation where domestic demand is continuing to grow. Regulatory अगर हम thumb rule देखें Maria, then basically we are trying to get the Indian economy to become more competitive. In fact, even the airlines, the current situation, we have to get it more competitive, and that is where the efforts are, right? Manufacturing, जो आप सवाल कर रही है, it's a little bit unfair also. 10 साल पहले तक तो दिल्ली में आप ये कहते थे कि इंडिया हैज़ मिस्ड मैन्युफैक्चरिंग बस, और अब आपको सडनली यू वांट टू बिकम a superpower in manufacturing. ये 10 साल में you think finance is the only thing which is our limitation? Our biggest limitation in manufacturing, skilled manpower. Mid-managers, if you go to industrial belts of Karnataka, Tamil Nadu, a lot of mid-managers, meaning people with 15 to 20 years of work experience, you know where they are recruiting them from? Spain and Italy. Managers are being brought to work on shop floors in India. क्यों? After all, we are HR capital of the world. We produce so many people because fundamentally 10 साल पहले तक दिल्ली में ये विश्वास था कि भाई become a computer engineer and a consultant. That is where the money is. That's the cool thing. ये प्रोडक्शन, ये सब फैक्ट्री में कौन काम करता है? You look down on these things. Not only did people look down on things, the government also did not have a vision. So now you've had a 180-degree correction. Because basically you've said that we seem to be importing everything from China. अगरबत्ती से लेके अम्ब्रेला से लेके सोफा, ये क्या हो रहा है? So you are rewiring an economy. So try to understand that what we are trying to do is a complete overhaul. That manufacturing has to be a central part of the vision of India 2047. Because manufacturing is very closely linked with jobs. Again, our own state data is telling us. So don't look at data at all India level. उसमें बहुत कम चीज़ें समझ आती हैं. आप state level data देखिए. The states which have good ease of doing business ranking or which are improving, वहाँ पे unemployment level कम है. वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किक ऑफ हुआ है. वहाँ सर्विसेज का भी ग्रोथ ज़्यादा होता है. ये कौन से स्टेट्स हैं? क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पर भी यही फोकस हो जाएगा. करेक्ट, सेंटर स्टेट पर है, बट एवरी स्टेट हैज़ अ वेरी डिफरेंट मेकअप ऑफ द इकोनॉमी, राइट? सो इफ यू गो ऑल द वे फ्रॉम गुजरात टिल तमिलनाडु एंड नाउ ऑफ कोर्स आंध्रा, तेलंगाना एक्सेट्रा, योर इंडस्ट्रियल बेल्ट is able to avail much more the benefits of a larger market जब भी आप trade agreement करते हैं, right? These are the areas which are now like manufacturing. These are big industrial hubs. That's why you have a lot of migration from the eastern part to the west because that's where the jobs are. सुमिता, मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन क्योंकि शमिका भी बिहार से हैं तो ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी. एज अ बिहारी, शमिका, बिहार बाकी सब स्टेट के कंपैरिजन में अभी भी पिछड़ा क्यों है? क्यों बिहार इसलिए है हमारे यहाँ, और ये आप जानती हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि when the rest of the country was growing from 1990 to 2005, when it was like जब टाइड लिफ्ट होता है तो सभी बोट्स लिफ्ट होती हैं ना, इंडिया के सभी राज्य, that was the fastest early stage growth, every state grew except बिहार. तो वो जो डिस्टेंस था ना वो बढ़ता गया और उसके बाद से कवर नहीं हो पाया.
कवर हो रहा है कि एवरीबडी इज ग्रोइंग ना, कोई आपके लिए वेट थोड़ी कर रहा है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत है लोगों को समझने में कि 1991 में जो पर कैपिटा जीडीपी था ना बिहार का, इट वाज द सेम इन 2005. सेम जीडीपी पर कैपिटा अभी भी in those 15 years. That is, every state was growing. So obviously that created a massive distance between even UP and Bihar, the second poorest and the poorest. So please understand, growth जो है ना exponential होता है. If states are able to reform and take off, they really take off. But now I don't want to go back only to history. I also want to tell you that Bihar has done remarkably well when it comes to developmental outcomes. Bihar has better or lower infant mortality than any of its neighbors. Bihar has lesser poverty rate than West Bengal, Jharkhand, Odisha. So Bihar, in terms of diversification of agriculture, has done far better than any of its neighboring states. You see, economy is far more complex than simple narratives. But I think the bigger lesson is that governance matters. Economy जो है ना वो ऐसे sterile laboratory में नहीं होता. People don't live in economy, people live in society. That society is governed very much by the politics and the governance of the place. In fact, that is why we had compared Odisha and Bihar. Yes. कि भाई 1990 में Odisha was lot poorer than Bihar. फिर ऐसा क्या हो गया कि today an average Odia is 2.5 times richer than an average Bihari. That's economic growth for you. तो इसी की चर्चा आगे करते हुए आप ये हमें बताएं कि बिहार आज के डेट में भी पूरे देश का लेबर मार्केट कैसे है? It's the youngest state in the country. Bihar is the youngest state, number 1. It's also very populous and it's very dense. And it's agricultural. So agriculture का मतलब, agriculture में जब productivity बढ़ता है हमारे यहाँ, तो jobs कम होती हैं. क्योंकि एग्रीकल्चर में एक नॉर्मल सीलिंग होता है. आप कितना भी टेक्नोलॉजी लिया, ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दीजिए, यू कांट ग्रो बियॉन्ड अ सर्टन अमाउंट. जॉब्स हैपन थ्रू मैन्युफैक्चरिंग और एग्रो प्रोसेसिंग, गेट इनटू द वैल्यू क्रिएशन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, राइट? अनफॉर्चुनेटली what has happened is that while agriculturally Bihar has done very well, but everybody in this room knows we don't tax agriculture. तो सरकार के पास, the local state which is doing very well in terms of agriculture, it's not translating into more revenue in the hands of the state government, which means you will have to depend on the center for a lot of stuff. Or you become better and more business friendly and get investors and set up factories and GCCs. सुमिता जी, इसी का जवाब आप भी दीजिए अबाउट लेबर मार्केट जो बना हुआ है बिहार. पूरे देश को बनाते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा हाथ हमारा ही लगता है और कंधा हमारा लगता है, लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ जो है वो बिहार के बाहर दिख रहा है, बिहार में नहीं अभी भी. अब देखिए, डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत ज़रूरी हैं, और अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इन्वेस्टमेंट है उसने देश को आगे कितना बढ़ाया है. अगर आप देखें, सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर हम मैक्रो लेवल पे देखें, और वैसा ही हर स्टेट में भी होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों में, कनेक्टिविटी में, रूरल कनेक्टिविटी में, ताकि जो एग्रीकल्चर की बात हो रही है वो मार्केट्स के साथ जुड़े और लोकल लाइवलीहुड्स बने, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हो, जिसके लिए आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और आप इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करें. जैसे देश में एफडीआई हम क्यों इनवाइट करते हैं? ताकि वो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को सप्लीमेंट करे और बड़े बड़े लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो. तो इस तरह के जो इन्फ्यूजन्स हैं उससे स्टेट भी बढ़ती है. और जहाँ तक मैं जानती हूँ, बिहार में पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग को इनवाइट किया जा रहा है, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आई है, यंग डेमोग्राफी है, और बच्चों को स्कूल में कंप्लीट कराना, ड्रॉप आउट रेट कम करना बहुत आवश्यक है. स्किलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उम्मीद रखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन जो इंटीग्रेट हुई है एजुकेशन में,
वो बिहार में भी अच्छा रिज़ल्ट उसका आएगा। तो मैं तो यही समझूंगी कि जो मैक्रो लेवल पर फैक्टर्स हैं जिससे देश बढ़ता है, वही फैक्टर्स स्टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। एआई की चर्चा करते हैं और एआई से कितना इम्पैक्ट बढ़ेगा। एक चीज़ भूल गई मरिया, जी बताइए। बिहार में सबसे ज़्यादा लोग एग्जाम्स लेता है सरकारी नौकरी के लिए। बिल्कुल सही। उससे कहाँ ग्रोथ आया है आज तक कहीं भी? You see, these are very important structural things. In Bihar, there is a disproportionately greater interest in securing government jobs. People have given up. There are many instances that people have given up productive private jobs to go for government jobs. And that is a symptom of a deeper disease. लेकिन This is a problem. लेकिन शमिका, यहाँ पर ये भी तो बात होगा ना कि देश के जो सबसे जो आईएएस ऑफिसर्स जो आते हैं वो बिहार से आते हैं। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बिहारीज़ का रहता है। तो वो जब इतने इम्पोर्टेंट पद पर पूरे देश में हैं, तो क्या ये जो एम्फेसिस है गवर्नमेंट जॉब का, ये अट्रैक्ट करने का, वो तो जाहिर सी बात है रहेगा। बट उससे ग्रोथ नहीं आएगा मरिया। Growth comes from private enterprise. Government is a facilitator. A well-run administration can only facilitate economic growth. Okay? Even if tomorrow we say, let's expand the size of the government by 10 times. We do have a very small government, by the way. We have a lot of shortage, and I mean this at an all-India level. We do need more nurses. We do need more policemen. We need more IAS officers. We have enormous shortages. And, of course, IFS and so on and so forth. But even if you expanded that by 10 times, I don't think the craze for government jobs in places like Bihar will necessarily diminish. And that tells you something about the nature of the local economy, the enterprise development, the kind of entrepreneurial class which is required. And frankly, I think, we have to do a lot more to wean the young generation away from government jobs. एआई की चर्चा करते हैं सुमिता जी, आप पहले इस पर जवाब दीजिए। एआई अब एलिफेंट इन द रूम नहीं रहा है, सब लोग एआई पे चर्चा करते हैं, बहुत ही खुल करके बात करते हैं। और क्या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉब्स क्रिएट करेगा या जॉब्स लेगा? अब ये तो बहुत बड़े सवाल हैं जो कि वर्ल्ड लीडर्स से पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ जवाब देने का। आपको याद होगा कि सत्य नदेला जी ने एक बार ट्वीट किया था, जेवॉन्स पैराडॉक्स। जेवॉन्स पैराडॉक्स मतलब जब टेक्नोलॉजी में या प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आता है तो वो पैराडॉक्सिकली नौकरियां क्रिएट भी करता है। तो एआई के अंदर अब देखेंगे कि एआई में हम सब जानते हैं जो मैकेनिकल नौकरियां हैं, रेपिटेटिव हैं, उनको एआई कम करेगा और एआई इज़ ऑलरेडी टेकिंग ओवर दोज जॉब्स। उसका प्रभाव दिख रहा है, अब हमको इंडिया में भी दिखता है। लेकिन वो कई नई नौकरियां क्रिएट करता है। वो रोबोटिक्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग हो सकती है, या डेटा आर्किटेक्ट्स हो जाएंगे, या बॉट को ट्रेनिंग करना है, एआई बॉट्स को ट्रेनिंग के लिए, या फिर एआई के ऊपर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाना, वैल्यू चेन में ऊपर जाना, उसके लिए लोग चाहिए, उसके लिए टैलेंट चाहिए। और इंडिया के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं कल परसों ही कहीं पढ़ रही थी कि किस तरह से ये टैलेंट डेवलप हो रहा है, पर्टिकुलरली जीसीसीज़। मैंने पहले भी जीसीसी की चर्चा करी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एमएनसीज़ आते हैं और इंडिया के अंदर जो बेसिक एआई मॉडल्स हैं उनके ऊपर कैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर काम चल रहा है। आज ड्राइवरलेस कार के ऊपर काम इंडिया में चल रहा है। लेकिन ड्राइवरलेस कार्स ऑलरेडी सिलिकॉन वैली में आ चुकी हैं, लेकिन उसको कैसे आप कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगे, उसको कैसे स्केल अप करेंगे। कई किस्म के काम हो रहे हैं, 3D प्रिंटिंग का काम हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी में दे विल ऑलवेज बी क्रिएशन ऑफ जॉब्स। तो मैं तो यही जानती हूँ कि एआई का नेट प्रभाव यही होगा कि नई नौकरियाँ ज़रूर बनेंगी और कई नौकरियाँ रिडंडेंट हो जाएंगी। तो ये तो प्रभाव रहेगा एआई का। प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल क्या सोच रहा है शमिका जी? Maria, these are open empirical questions. इसमें देखिए, unlike the US, where a lot of these AI policies are very much left to the tech giants, and in China, where the state is really designing each and every aspect of it, let me tell you that
what now has happened in places like China, because it is, authoritarian, it can do these things. जैसे annual reports जब companies लिखती हैं, and you write, this is my plant and machinery, these many people work, labor. You also have to report what is the value of the data that you own. So you're moving towards data commoditization. Because the value of the data, that every business today has data, but उसका value क्या है? वो बिना exchange का कैसे पता चलेगा? Right? So they are building that kind of network. In India, it will have to be a mix of what the state will enable, which you have already seen in terms of the digital public infrastructure that India has done at, fairly affordable prices, and what the markets are going to enable. India is the only place where you have more than 30 languages which have more than 1 million speakers each. This is going to be the turf of large language models. AI needs a lot of data and it needs variation in the data. Which other country has this wealth of data? It's only here. The point is, of course, we have done it the right way. It's slow, but that's the right way. You've got the Supreme Court, you've taken care of the privacy issues, you've got a consent architecture which has come in place. This is how democracies should be doing it. And this is how we are doing it. So is there skepticism as well? No. In fact, to what extent should you embrace it? We should 100% embrace it. The question you should ask and worry about is that in 20 years, when our productivity has been raised on account of AI and entertainment is cheap the way it is today because data is practically free, how will people live with themselves? How many of in part of our training and skilling, can you spend time with yourself? That's not simple. That is what societies have to now, that's going to be part of our education. That is going to be part of the future training. But yes, AI, I think India is going to be benefiting disproportionately more from it. From AI, because Absolutely. of the demographic advantage that and we it have. will raise our labor productivity, which has not increased in a while. Okay. इस पर final thought, सुमिता जी. मैं ये कहूँगी कि AI से ज़्यादा हमको ऑटोमेशन के बारे में भी सोचना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन का जो इंक्रीजिंग अडॉप्शन है उसका क्या प्रभाव होगा एम्प्लॉयमेंट पर. वैसे ही AI का आपने बात करी. अब कई एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें AI या ऑटोमेशन का इतना प्रभाव नहीं दिखेगा. आप फ्यूचर ऑफ वर्क की रिपोर्ट देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है. एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीटेक, एडटेक, हेल्थ टेक, these are all areas जहाँ पर नौकरियाँ बढ़ेंगी. स्टार्टअप्स विल सपोर्ट द जॉब क्रिएशन. वैसे ही ऑटोमेशन में जब रोबोटिक्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में, मेंटेनेंस ऑफ दोज रोबोट्स, सर्विसिंग, ट्रेनिंग पीपल ऑन टू यूज़ दोज रोबोट्स, तो इस तरह नौकरियाँ काफ़ी बनेंगी. तो मेरा तो यही टेक रहेगा कि ये AI ऑटोमेशन वी हैव टू मूव विद द टाइम्स. इनफैक्ट हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स AI पे बनाने हैं. हमारी IT कंपनीज़ को वैल्यू चेन में बढ़ना है और वैसे इसी तरह से हम डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को और डोमिनेट कर पाएंगे. तो फाइनल थॉट्स ये होगा शमिका कि जो बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर इस सेशन का टॉपिक है वो पिक्चर बहुत रोजी है. Absolutely. You can order one tomato and it will come to you in 7 minutes. This Blink is AI. This is AI. Please do not confuse delivery with manual labor. It's AI. There's a lot of data going into deciding the routes and pricing. So we are already using it a lot. Many of you might not realize it. And I think it's fantastic for us. So all buland. It's all बुलंद. इसमें बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि भारत को अब 10% पर ग्रो करना है और उसमें कई सेक्टर्स को ज़्यादा ग्रो करना है, कई स्टेट्स को ज़्यादा ग्रो करना है, एवरेज से ज़्यादा, और उसी तरह फिर हम विकसित भारत की ओर जा पाएंगे. शुक्रिया बहुत बहुत शमिका रवि, member PM Economic Advisory Council, and Sumita Daura, former Labour Secretary, for this conversation. Thank you हमारे साथ जुड़ने के लिए. 1 moment.